नमस्कार बच्चों, क्या हाल है। तो लास्ट का लेक्चर आपको बहुत ही मज़ा आया होगा पढ़ने में। आई थिंक मेटल एंड नॉन मेटल को हम लोगों ने कम्प्लीटली फिनिश किया और मेटलर्जी को भी बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने ख़त्म किया। तो आज का लेक्चर अगेन एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्दी पीरियोडिक टेबल को मैं आज फिनिश कर दूंगा। पीरियोडिक टेबल सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न में नहीं है, यानी सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड में है, इसलिए यूपी बोर्ड के बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। सीबीएसई वाले अभी इस लेक्चर को ना देखें, बाद में हम इस लेक्चर को अगेन अपलोड करेंगे तो उसको आप देखिएगा। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इस समय एग्जाम टाइम में आपको आई डोंट थिंक सो कि नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इस लेक्चर को ना देखें तो ही ज़्यादा बेटर है। यूपी बोर्ड वाले इस लेक्चर को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सीबीएसई बोर्ड वाले एग्ज़ाम के बाद देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको पढ़ने का ही शौक़ है, नॉलेज का ही शौक़ है और हमारे लेक्चर्स को देखने का ही शौक़ है, तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम के बाद इस लेक्चर को देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। लेक्चर्स पड़े रहेंगे यूट्यूब पे और आपके प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय मयंक पांडे। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल पे। और जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं और आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर देते हैं अगेन। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या? किसी भी चीज को एक वेल डिफाइंड शेप, वेल डिफाइंड तरीके से स्टडी करना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। यानी कतार में रख देना। जैसे आप एक कमरे में घुसे, कमरे के अंदर जूते एक तरफ पड़े हुए हैं, ठीक है, जो मतलब पूरे रैंडमली कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ है, एवरीथिंग इज जस्ट मतलब कि फैला हुआ है वहां पर। और आपने क्या किया? आपने प्रॉपर उस कमरे को सजाया, जूते एक तरफ कर दिए, सब्जियां एक तरफ कर दिया, बेड को एक साइड में कर दिया, टीवी को एक साइड कर दिया, या जितने भी पेंसिल बुक वगैरह है एक जगह रख दिया। ये क्या है? ये आपने क्लासीफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया कि आपने बेटा ये बुक का रैक है, यहां पर आपको सिर्फ बुक मिलेगा, यहां पर आपको सिर्फ जूते मिलेंगे यानी शूज मिलेंगे, यहां पर आपको सिर्फ ये मिलेंगे। मतलब आपने उस कमरे को क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया, यानी आपने उसको सुव्यवस्थित तरीके से सजा दिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या कहलाता है कि आप क्या करें, उन ऐसे एलिमेंट्स को एक साथ रख दें कि जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच होती हो, जिससे हमें ये पढ़ने में आसानी हो कि किन किन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करती है और कौन से एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, ताकि हमें स्टडी करने में तकलीफ ना हो। जैसे मान लीजिए हमने सोडियम के बारे में पढ़ा, अब मुझे पता है कि सोडियम, पोटेशियम ये सब क्या है? एक ही ग्रुप के इंसान हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इंसान नहीं है, सॉरी, जबान स्लिप कर जाती है। तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो अगर हम सोडियम के बारे में पढ़ लें तो हमें एक ब्रीफली आइडिया मिल जाएगा कि पोटेशियम क्या कैसे करेगा। यानी सोडियम अगर पानी के साथ विगोरसली रिएक्ट कर रहा है तो पोटेशियम भी करेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। अब क्लासिफाई करने का मेरा मतलब क्या था, नीड क्या थी? एक्चुअली शुरुआत में केमिस्ट्री में बहुत ही कम एलिमेंट्स नोन थे, तो उनको पढ़ पाना, उनको स्टडी कर पाना, उनके बारे में जान पाना बहुत ही ईजिली था। यार आपके अभी चंद दोस्त हों, 3-4 दोस्त हों, तो आप सभी दोस्तों को एकदम प्रॉपर प्रॉपर्टी जानते हो कि कौन किस चीज़ पे नाराज़ होगा, किसको क्या खाना पसंद है, किसको कौन सा गेम पसंद है। लेकिन यही अगर आपके दोस्त संख्या 118 हो जाए तो आप एक एक के बारे में पढ़ना, एक एक के बारे में जानना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो एलिमेंट्स की संख्या जब धीरे धीरे बढ़ गई, तो बढ़ने के बाद क्या हुआ कि एलिमेंट्स की संख्या जब धीरे धीरे बढ़ी
तो इसको पढ़ पाना, इसके बारे में जान पाना, इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए हमें नीड हुई कि हम क्लासिफाई करें किसको, एलिमेंट्स को। तो क्लासिफिकेशन का मतलब सिंपल सा ये है, द अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। यानी हम क्या करें, एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दें जिनके अंदर क्या हो, सिमिलर प्रॉपर्टी पाई जाती हो। यानी क्लास के अंदर घुसिए, आप एक स्कूल में हैं, आपने क्या किया, कुछ बच्चों को फुटबॉल पसंद है, कुछ बच्चों को क्रिकेट पसंद है, कुछ बच्चों को कोई अदर गेम हॉकी पसंद है। तो आपने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी कि बेटा जिन जिन बच्चों को फुटबॉल पसंद है आपका एक ग्रुप बना दिया। तो अब वो क्या हुए, अब हमको पता चल गया कि अगर इस ग्रुप के किसी भी लड़के को उठाएंगे तो उसको फुटबॉल ही पसंद होगा। तो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते थे उनको एक एक ग्रुप में हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, और इसी को क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स मेक्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर। जब हमने इसको ग्रुप्स में बांटा तो हमें एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना बहुत ही इजी हो गया। देयर आर अबाउट 114 डिफरेंट एलिमेंट्स नोन सो फार। अभी इस समय 114 एलिमेंट्स ढूंढे जा चुके हैं और आगे प्रक्रिया चल रही है कि और मिल जाएं। ठीक है, अर्ली अटेम्प्ट में कौन किया, जिसके बारे में आप पढ़ते नहीं हो, जिसके बारे में बुक में लिखा नहीं होता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन पे मेहनत किसने किया, द अर्लीस्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफाई एलिमेंट्स वाज ग्रुपिंग द देन नोन एलिमेंट्स अबाउट 30 एलिमेंट। 30 एलिमेंट के बारे में जानकारी थी और सबसे पहले इसी की ग्रुपिंग करने की कोशिश की गई इनटू 2 ग्रुप्स कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको 2 भागों में बांट दिया गया कि भैया लो, एक तरफ क्या है, मेटल है, और एक तरफ क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। तो 30 ग्रुप एलिमेंट उस समय खोजे जा चुके थे, यानी हमारे पास सिर्फ 30 एलिमेंट के बारे में ही जानकारियां थी और हमने इसको 2 ग्रुप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट इट हैड नो प्लेस फॉर मेटलॉइड्स। इस क्लासिफिकेशन में एक प्रॉब्लम ये थी कि भैया कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेटल जैसी प्रॉपर्टी भी रखती हैं और नॉन मेटल जैसी भी प्रॉपर्टी रखती हैं। ठीक है, तो इनके लिए तो कोई स्पेस ही आपने नहीं बनाया, मेटल नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया। मेटलॉइड के बारे में आपने कोई बात ही नहीं की। यानी एक तो होता है धातु और एक होता है क्या, अधातु। और जो धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, जिनको मेटलॉइड कहा जाता है, उसके बारे में तो आपने कोई कुछ बोला ही नहीं। तो अब क्या किया जाए, तब बात आई आगे की। तो आगे क्या था, सबसे पहले अब यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। यहां से आपका क्या हो रहा है, सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आई डोबेराइनर ट्रेट्स की। डोबेराइनर ट्रेट्स का मतलब क्या कहते हैं, इसको कहता है डोबेराइनर का त्रियक समूह। हिंदी में से क्या बोला जाता है, डोबेराइनर का त्रियक समूह। तो डोबेराइनर ने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब एटॉमिक मास आप जानते होंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर लिखा 11 सोडियम 23, तो 23 इज द एटॉमिक मास। 23 क्या है, इसका एटॉमिक मास है। तो डोबेराइनर ने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा, और रखने के बाद उन एलिमेंट्स को क्या कहा गया, ट्रेट कहा गया। और कितने ग्रुप बनाए, कितने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। यानी पहले तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, अरेंज करने के बाद 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना लिया। जैसे ये देखो, एक ग्रुप ये है लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक ग्रुप ये बन गया कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम, तीसरा ग्रुप ये बन गया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इन्होंने कहा क्या, इन ईच ट्रेड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, यानी हर ट्रेड में, इसको ट्रेड कहा जाता है बेटा, ये जो 3 दिख रहे हैं आपको, इसको त्रियक समूह यानी ट्रेड कहा जाता है। इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि हर ट्रेड में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द 2 अदर एलिमेंट्स, यानी
अगर हम पहले वाले एलिमेंट और दूसरे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास का क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें, और अगर वो थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के लगभग इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जैसी प्रॉपर्टी इन दोनों की होगी वैसी ही प्रॉपर्टी थर्ड वाले यानी मिडिल वाले की भी होगी। कहने का सेंस ये था कि लिथियम का वेट हो गया 6.9 और पोटेशियम का वेट हो गया 39। अगर हम क्या करें 39 में 6.9 को ऐड करें तो हमारा आ जाएगा 45.9। अब 45.9 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, एवरेज लेने का मतलब क्या, 2 को ही जोड़ा है तो 2 से डिवाइड कर देना, तो 2 से डिवाइड करने पर हमको क्या मिल गया 22.95 आ रहा है, जो कि लगभग बराबर है किसके जो कि लगभग बराबर है किसके, सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर। तो सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर इक्वल है, इसलिए सोडियम का जो प्रॉपर्टी होगी वो लिथियम और पोटेशियम से मैच करेगी। क्लियर है। इसी तरीके से ये एक ट्रेड और है, इसमें कैल्शियम और बैरियम का ले लीजिए 40.1 और 137.3, इन दोनों का जब एवरेज लिया तो आ गया 88.7। और यहाँ पर देखिए स्ट्रोंटियम का कितना आता है, कितना मास होता है 87.6, तो यहाँ पर ये मैच कर गया। क्लियर। इसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास देख लीजिए 35.5, 126.9, दोनों को जोड़ा, एवरेज लिया, कितना आ गया 81.2, और ब्रोमीन का कितना होता है 79.9, तो लगभग इसके इक्वल है, इसलिए इसको क्या कहा गया, ट्रेड कहा गया। लेकिन इस नियम में थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि इन्होंने कुछ ही लिमिटेड ट्रेड बनाए, ये नियम सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा था, उस समय खोजे जाने वाले सभी एलिमेंट्स पर ये नियम अप्लाई नहीं हो सकता था, तो इन्होंने अपने खुद के कुछ ट्रेड बनाए थे और उन्हीं नियमों पर ये अप्लाई हो रहा था। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तीसरा नियम दिया न्यूलैंड ने, तीसरा नियम क्या दिया न्यूलैंड ने, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, न्यूलैंड क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने भी क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रुप को अरेंज किया, और 8th एलिमेंट्स कॉल्ड ऑक्टेव, और उन्होंने क्या कहा, 8 एलिमेंट को क्या बोला, ऑक्टेव कहा। लाइक द नोट्स ऑफ म्यूजिक, और म्यूजिक की तरह, ऑक्टेव का मतलब जैसे क्या था भैया, म्यूजिक अपने पास क्या होता है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, फिर से ये 8वां आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इनको एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो 7वें के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा वो पहले वाली प्रॉपर्टी रखे, क्योंकि देखो सारे गामा पा धा नी सा, यानी जिस तरीके से संगीत में 7 सुरों की बार बार आवृत्ति होती है, सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा, तो 8वां एलिमेंट हमेशा किसके, पहले के प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, यानी 8वां एलिमेंट हमेशा पहले के सिमिलर होगा। उसी तरीके से देखिए सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, तो यहां पर मैंने लिखा हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्या है, एटॉमिक मासेस में रखा गया है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन के बाद जो 8वां एलिमेंट आया वो आया फ्लोरीन, उसके बाद जो आया वो आया क्लोरीन, उसके बाद क्या आया, कोबाल्ट एंड निकिल, ब्रोमीन, इस तरीके से अरेंज कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंटियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, वाई, पता नहीं क्या होता है भाई, सीई एंड लैंथनम। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें एक लिमिटेशन थी यार, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, आप अगर ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कोबाल्ट और निकिल यार इसकी प्रॉपर्टी तो होल्ड नहीं करते हैं। इसी तरीके से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो ठीक है, बट कॉपर इसकी प्रॉपर्टी
नहीं होल्ड करता। कॉपर एक नॉर्मल मेटल होता है और ये क्या है, एल्कली मेटल्स हैं। इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अब जिंक इसकी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, ये भी जो भी होगा उसकी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगा। इंडियम जो है वो कार्बन की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। आर्सेनिक है वो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करता। इस तरीके से सेलेनियम है ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। तो प्रॉब्लम इज दैट कि ये नियम ठीक तो था, लेकिन सिर्फ 3 ही लाइन के लिए, यानी 3 रो के लिए ही, यानी रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3, इन्हीं 3 के लिए सही था। चौथे 5वें रो से ये नियम क्या होने लगा, गलत होने लगा। तो इस नियम की भी जो एज थी, लाइफ थी, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। तो द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वॉज, अब देखिए यहां डिफेक्ट लिखा हुआ है। एग्जाम में आपको या तो इस नियम को लिखने के लिए बोला जाएगा कि भैया ये नियम बताइए होता क्या है और एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो आपको ये नियम लिखना है और एग्जाम्पल ले लेना है। एग्जैक्टली ऐसे लिख दोगे ना, एक नंबर नहीं कटने वाला भाई साहब, गारंटी दे रहा हूं कि अगर ऐसे छाप दिया, छापने का मतलब दिमाग में बैठाल के छापो, वो पर्चा लेके ना चले जाना गुरुजी ने कहा छापना है तो छाप दिया। छापने इन द सेंस ये कि अगर सेम टू सेम ऐसा लिख दिया तो नंबर बेटा पूरे के पूरे मिलने हैं। इस चैप्टर में अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ डेफिनेशन और आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। कहां तक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक। उसके बाद जो वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चन वहां पे बनते हैं अच्छे, तो वहां के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग बाद में करेंगे, जो मेरी मैराथन क्लास आएगी। लेकिन चैप्टर को अभी आप यहां से इतना तैयार कर सकते हैं कि आधा नंबर तो इसमें घसीट ही लेंगे। जितने नंबर का ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, उसका हाफ मार्क्स तो आप इसमें से निकाल ही लोगे। ठीक है, अब क्या दिक्कत थी, ऑल द नोन एलिमेंट्स एंड एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट बी करेक्टली अरेंज इनटू ऑक्टेव। जितने भी नोन मेटल थे या जितने भी बाद में खोजे गए, जब इनके अकॉर्डिंग रखे गए तो वो करेक्टली जो है अरेंज नहीं हो पाए। जैसे ये देखो ना, 4th और 5th लाइन में प्रॉब्लम आने लगी। सम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। अब जैसे ये कोबाल्ट और निकिल है, इनकी प्रॉपर्टी अलग है लेकिन एक ग्रुप में रख दी है भाई साहब। ठीक है, like cobalt and nickel having different properties are placed along the with fluorine, chlorine and bromine. Iron having properties similar to cobalt and nickel are placed in different rows. अब आयरन, कोबाल्ट, निकिल इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन देखो आयरन इस रो में है 3rd वाले में, और ये भाई साहब कोबाल्ट और निकिल किस रो में चले गए हैं, 4th वाले में। तो ये सब प्रॉब्लम्स इस रूल में आ रही थी। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई साहब, क्लियर एकदम कि नहीं। अगला है मेंडलीफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है ये एक पहली वेल इस्टेब्लिश्ड और अच्छे से बनाई गई पीरियोडिक टेबल थी, जिसमें ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक मैच कर गए थे। कुछ कमियां इनमें भी थी, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे जो होता है पीरियोडिक टेबल का, या एक सिस्टमैटिक वे जो होता है क्लासिफिकेशन का, वो मेंडलीफ ने ही लिया था। यानी मेंडलीफ ही इस चीज को शुरुआत कर पाए थे। इसकी शुरुआत अच्छे से अगर आप कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, पहली पीरियोडिक टेबल, तो वो थे मेंडलीफ। ठीक है, तो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से एकदम याद कर लीजिएगा और बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। Mendeleev periodic law states that the properties of elements are periodic function of their atomic masses. Mendeleev periodic law ये स्टेट करता है कि जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसके, एटॉमिक मासेस के। यानी पीरियोडिक फंक्शन को कहते हैं बेटा आवर्ती फलन। आवर्ती फलन यानी अगर हिंदी में मैं इसकी बात करूं तो मैं बोल दे रहा हूं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम यह कहता है कि जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं किसके, एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स का मतलब तत्व के, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। यानी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कहने का सेंस क्या है, मतलब क्या निकला इस लॉ से, इस लॉ से मतलब ये निकला कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को उसके
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज कर दोगे तो वो सिमिलर प्रॉपर्टीज का एक ग्रुप बन जाएगा। यानी किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ और सिर्फ उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। यानी जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा उसकी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, जितना कम मास होगा ये प्रॉपर्टी कम होल्ड करेगी। अब कोई प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के बढ़ने से बढ़ेगी, कोई प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के बढ़ने से घटेगी भी, लेकिन डिपेंडेंसी किस पे है? एटॉमिक मास पे। यानी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उसी पे डिपेंडेंसी क्या है? उनके प्रॉपर्टीज की डिपेंडेंसी है। यानी प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। क्लियर है इतनी चीज? तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इसकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी। थोड़ा सा पहले इनके आगे बात कर लेते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है? मेंडलीव क्लासिफाइड एलिमेंट्स, मेंडलीव ने क्या किया? क्लासिफाई किया एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास के बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने क्या किया? इसको अरेंज किया। द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स वाज आल्सो बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। इन्होंने आधार क्या लिया अपने पीरियोडिक टेबल का? यानी उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल का जो बेस बनाया वो ये बनाया कि कौन कौन सी चीजें किस प्रकार की ऑक्साइड और किस प्रकार के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। ऑक्साइड का मतलब तो जानते ही हो ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन जब करने के बाद जो चीज बनता है उसे क्या कहते हैं? मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड या मेटलॉइड ऑक्साइड। और हाइड्रेट यानी हाइड्रोजन से कैसे रिएक्शन होता है। तो ऑक्साइड और हाइड्राइड्स फॉर्म्ड, जो एलिमेंट हाइड्राइड और ऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो वो किस प्रकार का हाइड्राइड या किस प्रकार का ऑक्साइड फॉर्म करते हैं इसके बेसिस पे। जैसे कोई चीज है वो O ही फॉर्म करता है, कोई O2 करता है, कोई O3 करता है। ठीक है, अरे ये कोई एलिमेंट है, ये A है, AO बना लिया, कोई B है वो BO2 बना लिया, कोई C है वो CO3 बना लिया। ऐसे फॉर्म करते रहते हैं अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स। तो इसके बेसिस पे इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल क्या किया? अरेंज किया। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है 6 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को 6 हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया। अच्छा, अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो मैं इसको डाल दूंगा उस पे, टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। तो आप इसको मैं किसी को सेंड नहीं कर सकता ना, किसी को थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, सिक्योर पर्पस से ये PPT बनाई जाती ताकि इसका यूज़ कोई दोबारा ना कर पाए मेरे अलावा। तो इस वजह से अभी तो नहीं भेज पाऊंगा, बट कोशिश करता हूँ कि इसको मैं अनसिक्योर्ड फॉर्म में फॉर्म बनवा करके आपको सेंड कर दूँ एग्ज़ाम से पहले। मेरी पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है मेरे पास। अभी आपकी मैराथन क्लास की PPTs मुझे रन करानी है, उसमें क्वेश्चन सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं कि कैसे क्वेश्चंस रखने चाहिए ताकि आपको एकदम प्रॉपर एग्जाम की तैयारी हो जाए, ताकि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब मैं उस 50 से 60 क्वेश्चन में चीज़ें ऐसी अरेंज करना चाहता हूँ कि अगर उस 4 घंटे की मैराथन की क्लास आपने ले लिया तो फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री टच करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस इतना मैं ये चाहता हूँ। और अगर मेरी वो मैराथन क्लास देखने के बाद आप एग्ज़ाम में गए और एग्ज़ाम में आपसे सारे क्वेश्चन हो गए तो एक बार आ करके मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे कि सर आपका पढ़ाया हुआ मेरे काम आया। और नहीं भी आ रहे हैं तो भी मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आगे की आने वाले बच्चों की मदद कर पाऊँ। कभी भी कोई इंसान, देखो बेटा, कभी भी कोई इंसान हारता नहीं। कोशिश करेंगे अगर आप तो या तो सीखेंगे या तो जीतेंगे, या तो मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आ जाएगा और आप सब कुछ कर लेंगे, और या तो अगर नहीं आया तो आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएंगे, मैं उससे सीख लूँगा कि मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया तो मुझे कुछ स्ट्रेटजी चेंज करना चाहिए। हारता कोई नहीं बेटा। आपने भी पूरे साल अगर पढ़ाई की होगी, अगर आप 90% 95% गेन कर लेते हो तो आपको ये पता है कि आपने मेहनत किया, आप जीत गए। और अगर आप नहीं गेन कर पाते हो तो आपको ये चीज़ सिखाएगी कि आपकी कमी कहाँ रह गई थी, आपने एग्जाम में गड़बड़ी कहाँ पे की, आपने कहाँ कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आए। इससे आपको एक अनुभव मिलेगा कि आपने
कहाँ पर गलती की थी और आगे आने वाले भविष्य में आप ऐसी गलतियां ना करें। तो इंसान हारता नहीं है कभी, या तो इंसान जीतता है या तो इंसान सीखता है। सिर्फ दो ऑप्शन है, हारने का ऑप्शन तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, हारने का ऑप्शन नहीं होता बेटा। तो चलते हैं आगे, समझिएगा बात को। तो आगे समझते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 6 हॉरिजॉन्टल रोज थी। अब आ जाइए पीछे, देखिए 6 हॉरिजॉन्टल रोज मैं आपको दिखा देता हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। 6 हॉरिजॉन्टल रोज। ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं बेटा? क्षैतिज। तो ये क्या है? क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। तो ये कब क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज है। क्लियर है इतनी बात? तो 6 हॉरिजॉन्टल रोज में इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। अगली बात क्या हो रही है? उसके बाद रोज कॉल्ड ग्रुप्स। इन्होंने क्या कहा? जितने भी रोज थे उसको क्या कहा? ग्रुप कहा। ठीक है। उसके बाद 6 हॉरिजॉन्टल रोज बनाया, उसको क्या नाम दिया? पीरियड दिया। और 8 वर्टिकल रोज बनाई, जिसको क्या नाम दिया गया? ग्रुप कहा गया। अब यहां फिर से आ जाइए। तो ये जो 1 2 6 लिखा है ना, ये क्या है? एक्चुअली ये है पीरियड। ये क्या है? पीरियड। पीरियड को कहा जाता है बेटा आवर्त। क्या कहा जाता है? आवर्त। हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्त। पीरियड है ये। 1 2 3 4 5। और ये जो दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको कहा जाता है बेटा ग्रुप्स। इसको क्या कहा जाता है? ग्रुप्स। वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है बेटा? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। तो वर्टिकल क्या है आपका? ऊर्ध्वाधर। तो 8 वर्टिकल ग्रुप्स हैं। 8 क्या हैं? वर्टिकल ग्रुप्स हैं। और ग्रुप्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? समूह। तो यहां पर अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ग्रुप में और 6 पीरियड में। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी विशेषता यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने क्या किया? 6 पीरियड और 8 ग्रुप में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया था। ठीक है। द ग्रुप 1 to 7 had 2 subgroups called A subgroup और B subgroup। 1 से लेके 7 तक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेके 7 तक के ग्रुप्स को इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, लाइक A एंड B। एक तो A सब ग्रुप था, एक B सब ग्रुप था। A सब ग्रुप के एलिमेंट्स इधर थे, B सब ग्रुप के एलिमेंट इधर थे। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम A ग्रुप का है, लेकिन कॉपर आपके B ग्रुप का आ गया। रुबीडियम आपका A ग्रुप का है, Ag आपके B ग्रुप। देखिए थोड़ा सा हट के लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रुबीडियम के जस्ट नीचे Ag नहीं है, थोड़ा सा राइट इस साइड में है। तो इस साइड वाला क्या है? B ग्रुप का एलिमेंट है। इस साइड वाला क्या है? A ग्रुप का एलिमेंट है। क्लियर है इतनी बात? तो इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था अपने सभी एलिमेंट्स को। ठीक है, सभी ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, AB 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 AB। लेकिन कहां से कहां तक? 1 से लेके 7 तक। ग्रुप 8 में इन्होंने 3 ग्रुप्स बना दिए थे, 1 2 3, यानी ग्रुप 8 को इन्होंने 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया था। ग्रुप 8 हैड 3 रोज ऑफ एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। देयर आर सम स्पेसेस लेफ्ट वैकेंट। कुछ स्पेस को इन्होंने वैकेंट भी छोड़ा था, ताकि जो उस समय एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो पाए थे, जब वो डिस्कवर हो तो उसको उस जगह पर प्लेस कर दिया जाए। तो ये विशेषता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में, ये जानकारी है। उसके बाद मेरिट्स क्या है? मेरिट्स का मतलब होता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की विशेषताएं। विशेषताएं का मतलब क्या हुआ कि क्या फायदे हैं, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से क्या फायदा मिला हमें। तो एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड ऑन अ मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टीज। जो आपके एलिमेंट्स हैं, यानी जो आपके तत्व हैं, वो पहले की अपेक्षा और अच्छी तरीके से अरेंज हो गए। पहले की अपेक्षा क्या हुए? और अच्छी तरीके से अरेंज हो गए। दूसरा क्या है? स्पेसेस वर लेफ्ट वैकेंट टू अकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट थे,
उनके बारे में पहले से ही स्टेटमेंट दिया गया था कि इस टाइप का एलिमेंट होगा, ये इससे सिमिलर प्रॉपर्टी रखेगा, इसको हमारे पीरियोडिक टेबल में इस जगह पर रख देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखियो एक वैकेंट स्पेस है, ये एक वैकेंट स्पेस है, ये एक वैकेंट स्पेस है, ये एक वैकेंट स्पेस है। यहाँ पर एलिमेंट्स उस समय तक नहीं खोजे गए थे और इन्होंने कहा था कि जब भैया खोज लेना तो यहाँ पे रख लेना और ये एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इन सब से सिमिलर प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा जब आप इसको यहाँ पे रखोगे तो। ठीक है। तीसरी बात क्या हुआ, इट कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विच हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। ये क्या होती थी, ये नई डिस्कवरी, एलिमेंट्स की नई डिस्कवरी में हेल्प थी। मतलब कि जो एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टी हमें पहले से ही नोन हो जाएगी कि भैया ये इसकी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी होगी क्योंकि इसका एटॉमिक मास ये है तो ये इस वैकेंट जगह पे आएगा और इस वैकेंट जगह पे जो ग्रुप्स के क्या है सिमिलर प्रॉपर्टी वाले ग्रुप्स हैं उनको क्या होगा, उनके लिए ये हम काम आ जाएगा। यानी उनकी प्रॉपर्टी यानी उस ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे वैकेंट स्पेस है तो जो एलिमेंट यहाँ पे आएगा सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। यानी जो एलिमेंट ढूंढा भी नहीं गया है उसकी विशेषताएं हमको पहले से ही पता है। ठीक है, तो प्रेडिक्ट की जाती है। प्रेडिक्ट का मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अनुमान लगाना। ठीक है। द इनर्ट गैस एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर कुड बी प्लेस्ड इन द सेपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल। इनर्ट गैस क्या हुआ, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल बनने के बाद डिस्कवर हुए, इसलिए उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया, बिना टेबल को डिस्टर्ब किए लास्ट में एक ग्रुप और जोड़ दिया गया। डिफेक्ट क्या थे भैया, कमियां क्या थी? पहली कमी ये थी कि सम एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, लाइक कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकिल, टेलेरियम इज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है विद एग्जाम्पल। ध्यान दीजिएगा कि डीमेरिट्स यानी कमियां क्या क्या थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, क्यों हटाया गया, क्यों आप न्यू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, आजकल की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको आप क्यों पढ़ते हो? अरे भाई इसमें कोई कमी रही होगी तभी तो आप उसको पढ़ते हो। तो कमियां क्या थी? तो कमियां ये थी कि कुछ एलिमेंट्स उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में नहीं अरेंज थे, यानी उनका एटॉमिक मास उनके अपेक्षा कम था लेकिन फिर भी उनको बाद में रखा गया था और ज्यादा वाले को पहले रख दिया था। ऐसा दो एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, कोबाल्ट और निकेल। तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया गया है। ठीक है, कोबाल्ट को निकेल से पहले, देखो इसका एटॉमिक मास देखो कितना है 58.9 और इसका एटॉमिक मास कितना है बेटा 58.7। कोबाल्ट को निकेल के बाद आना चाहिए था क्योंकि ये सिस्टम क्या बनाया था कि भैया बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले ये आना चाहिए था, पहले ये आना चाहिए था, ये इसके बाद में आना चाहिए था कोबाल्ट, बट कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकेल को बाद में रख दिया। तो ये गलती किया इन्होंने, जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, किस लिए रखा, क्योंकि मैच कराने के लिए, सिमिलरिटी मैच कराने के लिए ऐसी गलती इन्होंने किया, मतलब कि प्रॉपर्टीज मैच कराने के लिए। अच्छा एक एग्जाम्पल और था, वो क्या था, टेलेरियम और आयोडीन, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो टेलेरियम और आयोडीन को इन्होंने क्या किया, अलग अलग रख दिया। तो टेलेरियम देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो टेलेरियम क्या है 128 और आयोडीन क्या है देखो 127। 127 पहले आना चाहिए, 128 बाद में आना चाहिए, देखो इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया। तो पहली कमी तो यही थी, इन्होंने अपने ही लॉ का उल्लंघन कर दिया। जिस नियम के तहत इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसी नियम का दो जगह इन्होंने उस नियम को तोड़ दिया। दूसरा क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट क्लियर बिकॉज इट शोज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन का जो प्लेस है वो फिक्स नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भैया एक इलेक्ट्रॉन देकर प्लस बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन माइनस भी बनाने की प्रॉपर्टी रखता है। इधर ये शो करता है हैलोजन जैसी प्रॉपर्टी, इधर ये शो करता है एल्कली मेटल जैसी प्रॉपर्टी। तो इसलिए इनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, समझ रहे हो, ये मेल भी है ये फीमेल भी है, समझ ही नहीं पा रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में है क्या। तो हाइड्रोजन को रखें कहाँ पे,
तो हाइड्रोजन के कोई बेटर पोजीशन इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट क्लियर। आइसोटोप क्या होता है पता ही होगा आपको, यदि नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए, नहीं पता है तो समझिए इसको। हाइड्रोजन आइसोटोप का मतलब हो गया जैसे ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर अलग हो, जैसे 6C12 6C14। अब इसका देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है और यहाँ पर इसका देखो एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। इसी तरीके से 1H1 1H2 1H3 इसको क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। सबका एटॉमिक नंबर 1 है बट एटॉमिक मास क्या है 1 2 3। इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्राइटियम कहते हैं, ठीक है। तो ये एटॉमिक मासेस हैं। इस तरीके से ऑक्सीजन भी है, 8 ऑक्सीजन 16 8 ऑक्सीजन 18। इस तरीके से नाइट्रोजन भी है 14 7 नाइट्रोजन 15 भी होता है। तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। तो भैया आइसोटोप अगर तुम पीरियोडिक टेबल को बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के टर्म में लिख रहे हो तो तुमको इसके लिए भी एक जगह बनानी चाहिए, इसके लिए भी एक जगह बनानी चाहिए, बट तुमने तो ऐसा किया ही नहीं। आपने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में कुछ तो गड़बड़ी की है। तो ये 3 कमियां हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी जब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि हमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की कमियां बताइए। क्लियर है, समझ गए इतनी बात। अब ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ते हैं अभी। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत ही अच्छे से अरेंज की गई थी ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी सुविधा हो। तो इसके बारे में अभी हम लोग नॉलेज लेंगे, पहले इसके नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 3 पीरियोडिक टेबल मैंने बना दी है ताकि कोई तकलीफ ना हो। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नियम को बदल दिया गया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना रख करके किस में रखा गया, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग टर्म में रखा गया। इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज रखे गए, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और 18 ग्रुप्स रखे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 रोज हॉरिजॉन्टल रोज और 18 वर्टिकल रोज रखे गए, ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया, ग्रुप्स कहा गया, और 7 वाले को क्या कहा गया, पीरियड्स कहा गया। दूसरी चीज, पहली बात समझिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया किसने था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था मोजले ने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था, मोजले ने, ठीक है। बट अगर ये कहा जाए, कहीं कहीं बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोर और बरी ने बनाया था, ना ना। अब यहां पे समझिएगा, मोजले ने यह कहा था कि जो एटॉमिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, वो उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती है, यानी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ये मोजले ने कहा था। बट किस बेसिस पे कहा था, बोर बरी का, जो बोर और बरी का क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बेसिस पे इन्होंने ये बात कही थी। तो नियम बोर बरी का यूज कर रहे थे बट बनाया था किसने, मोजले ने ही बनाया था। अब मामला ये आता है, ठीक है, मामला ये आता है कि मोजले ने जब बनाया था
तो उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि यार ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, और इन्होंने एक सिंपल सा क्या किया था, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज कर दिया था। बाद में कहानी ये हुई कि बोरबरी ने अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल दिया, ये काफ़ी बाद में हुआ एक्चुअली। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ले आए ऑन द बेसिस ऑफ बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल्सो आफबाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आफबाउ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल भी यहाँ पर बहुत ही काम आता है। अगर उसके बेसिस पे पढ़ेंगे तो ये पीरियोडिक टेबल और इजी हो जाती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में एक्चुअली है नहीं, तो हम लोग ना ही बात करें उसके बारे में तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर उस रूल का भी यूज़ अगर हम कर लें तो बहुत ही ईजी हो जाता है ये पीरियोडिक टेबल समझना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जितनी बात करें, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो इसमें बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते। रेगुलर क्लासेस की वीडियोज़ होती तो भाई थोड़ा सा चलते हम लोग डिटेल में। तो बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रूल था उसके अकॉर्डिंग मोज़ले ने ये पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो कुछ बुक्स में मोज़ले लिखा होगा, कुछ बुक में बोरबरी लिखा होगा, कुछ बुक में कुछ और लिखा होगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मोज़ले ये नहीं पूछता है कि कौन बनाया था, सिर्फ एक चीज़ पूछी जाती है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछी जाती है, कौन बनाया, कौन किसके नियम पे बना, ये सब कोई मतलब नहीं है। तो मोज़ले ने अपना एक रूल दिया था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को करेक्ट किया था। उसके बाद बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल आया, उसके अकॉर्डिंग जो है साइंटिस्टों ने इस पीरियोडिक टेबल को फिर से रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद वो यही पाए कि जो मोज़ले ने कहा था वो सही था, इसलिए नाम मोज़ले का आ जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, देयर आर 7 पीरियड्स ऑफ एलिमेंट्स एज फॉलोज। 7 पीरियड होते हैं, सातों पीरियडों के नाम रखे गए हैं। पहले पीरियड में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 एलिमेंट हैं जिनको हाइड्रोजन और हीलियम के नाम से जाना जाता है, और इनको क्या कहा जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड या फिर शॉर्टेस्ट पीरियड। आप शॉर्टेस्ट पीरियड भी कह सकते हैं और वेरी शॉर्ट पीरियड भी कह सकते हैं। दूसरा पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं और इसमें होता है लिथियम से लेकर के नियॉन तक, लिथियम से लेकर के नियॉन तक, जिनको क्या कहा जाता है, शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स ही होते हैं और ये सोडियम से ऑर्गन तक होते हैं और इनको शॉर्ट पीरियड इन्हें भी कहा जाता है। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं, इनमें ये पोटेशियम से क्रिप्टन तक होता है और इसको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट होते हैं, ये रुबीडियम से जेनॉन तक जाता है और इसमें भी क्या होता है, लॉन्ग पीरियड कहलाता है। सिक्स्थ पीरियड में बेटा 32 एलिमेंट्स होते हैं, ये सीजियम से लेकर के रुबीडियम तक जाता है और ये इसमें भी इसे क्या बोलते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाता है। सेवेंथ पीरियड में 28 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि भैया 32 इसलिए नहीं क्योंकि अभी खोजे ही नहीं गए हैं कुछ तो, ठीक है। तो इसमें फ्रेंशियम से स्टार्ट होता है टू एटॉमिक नंबर 114 कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड। इसको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। वेरी लॉन्ग नहीं कहेंगे, कुछ बुक्स में वेरी लॉन्ग लिखा हुआ है या लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है, वो गलत है। दिस इज इनकम्प्लीट पीरियड, यानी इसको आप अभी ये कंप्लीट है नहीं है तो आप कैसे बता सकते हैं यार कि ये लॉन्गेस्ट है, वेरी लॉन्ग है या कुछ भी है, ठीक है। तो 14 एलिमेंट्स ईच ऑफ द 6th and 7th पीरियड्स आर प्लेस्ड। अच्छा, अगली बात समझिए, 14 एलिमेंट जो छठे और 7वें पीरियड्स के हैं उनको सेपरेटली प्लेस किया गया है बॉटम ऑफ द टेबल के, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लैंथनम के नाम से उनको नाम दिया गया है लैंथेनाइड्स, और एक्टिनियम के नाम से इनको नाम दिया गया है एक्टिनाइड्स। लैंथनम टू Lu आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स, ठीक है। और इसको एक्टिनियम से स्टार्ट हुआ है तो इसको क्या नाम दिया गया है, एक्टिनाइड्स। अब सारी बात यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे समझते हैं। तो ज़रा देखिएगा, ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने रखी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पहला पीरियड है। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। कितने एलिमेंट है बेटा इसमें, 2 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने एलिमेंट है, 8। तो ये हो गया वेरी शॉर्ट, ये हो गया शॉर्ट,
यहाँ भी कितने हैं, देखो 8 ही हैं, ये भी क्या हो गया शॉर्ट। यहाँ देखेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स मिले, 18 एलिमेंट मिले। इसे क्या कहा गया, लॉन्ग पीरियड कहा गया। नीचे वाले में भी सिमिलरली वही है, 18 ही मिले हैं, इसमें भी क्या है, लॉन्ग पीरियड है। अब इसके बाद सिक्स्थ वाले पे आ जाइए। सिक्स्थ वाले का कहानी यहां से समझिएगा। सीजियम से स्टार्ट होता है, बैरियम है, लैंथेनाइड है। अब लैंथेनाइड के बाद देखिए ये एटॉमिक नंबर, ये इसका एटॉमिक नंबर कितना 57 और अगला है कितना 72। तो इसके बीच वाले एलिमेंट को ये अरेंज कर दिया गया, नीचे निकाल के रख दिया। देखो 57 से 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71 एंड फर्दर 72 से यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया। तो इस सीरीज को लैंथनम के नाम पे क्या नाम दे दिया गया है, लैंथेनाइड दे दिया गया है, लैंथेनाइड। और इसी तरीके से सेम नीचे भी देखो 89 के बाद 104 है, तो 90, 91 ऐसे चल रहा है। तो ये हो गया क्या, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल। अब सेवेंथ वाले को अगर आप देखोगे तो यहाँ के बाद देखिए खाली है, तो इसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट कहेंगे। ठीक है, इसमें अभी 28 एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है 28, इसमें कितनी है 32। तो ये लॉन्गेस्ट हो गया, वेरी लॉन्ग या लॉन्गेस्ट, और ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो ये इतनी बात आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में याद रखनी है। ठीक है, समझे इतनी बात भैया, आगे चला जाए। अगली बात क्या कही जा रही है, अब ग्रुप्स के बारे में ध्यान देते हैं। 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है पूरे पीरियोडिक टेबल को, जिसमें 9 मेन ग्रुप हैं। 9 मेन ग्रुप को कैसे डिवाइड किया गया है, रोमन नंबर्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, इस तरीके से 8 तक आए हैं। ये तो 8 हुए कह दो सर जी, आप तो बोल रहे हैं 9 है। तो एक भैया इनर्ट ग्रुप है जिसको जीरो ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, एक कौन सा है, इनर्ट ग्रुप जिसको जीरो कहा जाता है। ये देख रहे हो ना, ये वाला, ये भाई साहब 18वें नंबर वाले, ये जो है क्या है, ये जीरो ग्रुप है। ये क्या है, जीरो ग्रुप। देखो यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पर जीरो लिखा है, तो ये जीरो ग्रुप है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। तो 9 मेन ग्रुप्स हैं, दे आर फर्स्ट टू 8 एंड जीरो ग्रुप। द ग्रुप 1 to 7 हैज 2 सब ग्रुप। 1 से लेकर के 7 तक, 1 से लेकर के 7 तक के 2 सब ग्रुप हैं, लाइक फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, सेकेंड ए एंड सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी। बट 8th वाले के पास भैया 3 ग्रुप है, 1 2 3, ये नंबरिंग में है। और जीरो वाले के पास कोई ग्रुप नहीं है, ये पूरा सिमिलर है। जीरो वाले के पास कोई भी ग्रुप नहीं है, सब ग्रुप नहीं है, सॉरी, कोई भी सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ए और बी 2 सब ग्रुप में डिवाइड है। ग्रुप 8 हैज 3 रोज ऑफ एलिमेंट एंड जीरो ग्रुप हैज 1 रो ऑफ एलिमेंट। तो जीरो ग्रुप के पास सिर्फ 1 है, 8th वाले के पास 3 है। 1 से 7 वाले को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पीरियोडिक टेबल में अगर देखना है तो आप देख ली सकते हैं, जैसे ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट ए, इसको मैं मिटा दूं जरा। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे, फर्स्ट डे दिख रहा है आपको, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवेंथ डे, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, और ये 8th वाला देखिए, ये 8th ग्रुप है बेटा, दिस इज अ 8th ग्रुप। ये वाला पूरा 8th ग्रुप है। 8th ग्रुप में 1 2 3 ये चल रहा है मामला। क्लियर, तो इस तरीके से सबके पास अपना क्या है, सबके पास नहीं, 1 से लेके 7 तक वालों के पास अपने 2 सब ग्रुप है, 8th वाले के पास अपने 3 सब ग्रुप है, और जीरो वालों के पास एक भी सब ग्रुप नहीं है। क्लियर है इतनी
इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आगे आ जाइए। ग्रुप ए सब ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट। जो ए सब ग्रुप को क्या कहा जाता है? नॉर्मल एलिमेंट। और बी सब ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसका ट्रांजिशन एलिमेंट आपको सिर्फ नाम से मतलब है, क्यों कहा जाता है ये हम 11th में पढ़ेंगे। अभी कोई नीड नहीं है कि इसको ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है या इनर ट्रांजिशन या जो भी नाम आएंगे उसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको अभी नहीं लेनी, वो 11th में लेनी है। तो प्रॉपर्टीज की बात अगर हम करते हैं तो यहां पर जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जो चीजें आपने अभी पढ़ी है उसमें आ गया ये क्या। तो नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एल्कली मेटल्स, एल्कलीन अर्थ मेटल्स, हैलोजन, नोबल गैसेस, ये सब रेड कलर से जो आपके लिख रहे हैं, इसको मैं आपको पीरियोडिक टेबल में समझाता हूं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात समझिएगा। पहले इसको जो लिखा है ऑलरेडी इसको मिटा दिया जाए, तब मज़ा आएगा थोड़ा। अब देखिए, पहली बात इन्होंने ये कही कि भैया ग्रुप नंबर जो है फर्स्ट ए वाले, यानी जो फर्स्ट ए वाले हैं, फर्स्ट ए वाले वो क्या कहलाएंगे? वो नॉर्मल एलिमेंट कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? नॉर्मल एलिमेंट। तो फर्स्ट ए वाले कौन से हैं? देखो, फर्स्ट ए वाले नहीं, सॉरी, सब ग्रुप ए वाले, आई एम रियली सॉरी, सब ग्रुप ए वाले जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाएंगे। जैसे फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवेंथ ए, ये सभी ग्रुप्स आपके नॉर्मल ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है, यहां पे आ जाइए। ये दिख रहा होगा आपको, यहां से लेकर के पूरा ये वाला पूरा ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको क्या बोला जाता है बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है इसको। और ये सभी ग्रुप्स सब ग्रुप बी वाले हैं, यानी फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, लेकिन फर्स्ट बी यहाँ पे होता है बेटा, फर्स्ट बी ये, सेकंड बी ये, और यहाँ स्टार्टिंग क्या होती? थर्ड बी से होती है। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, उसके बाद पूरा ये यहाँ Fe और कोबाल्ट ये वाला पूरा 8th ग्रुप होता है, अभी मैंने आपको बताया ही था। तो इस तरीके से इसको अरेंज किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट सब ग्रुप ए वाले नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाएंगे, सब ग्रुप बी वाले ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। ये जो दो सीरीज दिख रही है, लैंथनम और एक्टिनियम, इसको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्लियर है इतनी बात? तो ये तो इतनी बात हो गई। अब जरा इस पे आ जाइए। फर्स्ट ए वाले को कहा जाता है एल्कली मेटल्स। फर्स्ट ए वाले को क्या कहा जाता है बेटा? एल्कली मेटल्स। सेकेंड ए वाले को क्या कहा जाता है? एल्कली अर्थ मेटल। सेकेंड ए वाले को क्या कहा जाता है बेटा? एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सेकेंड बी वाले को, सॉरी सेकेंड ए वाले को एल्कली अर्थ मेटल। ये जो 17th ग्रुप है, 7th ए, इसको कहा जाता है बेटा हैलोजन। हैलोजन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? हैलोजन। ठीक है, हैलोजन। ये वाला जो 18th वाला है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस। ये इतनी बात हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनके पास नंबर ऑफ शेल की संख्या कितनी है? 1। लिथियम है, बेरिलियम है, सेकेंड पीरियड में इनके पास नंबर ऑफ शेल कितनी है? 2। कैसे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल,
या समझिएगा। यदि मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तो एक शेल। हीलियम की बात करता हूं तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन तो दो शेल। यही तो होगा ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इसका 1, इसका 2। लिथियम की बात करता हूं तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात किया तो 2 1। ठीक है। बेरिलियम की बात किया, या मान लो मैं रैंडमली उठा लेता हूं कार्बन, पहले में 2, दूसरे में 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना 2,4। ये भी तो सेकेंड पीरियड का ही है। तो सेकेंड पीरियड का मतलब नंबर ऑफ शेल कितने हैं 1 और 2। तो यार सिंपल सी बात समझिएगा कि जिस पीरियड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके पास नंबर ऑफ शेल की संख्या उतनी ही है। जैसे थर्ड पीरियड की अगर बात की जाए तो इसमें जितने एलिमेंट्स अरेंज हैं सबके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं 3 हैं। इधर 4 हैं, इधर 5 हैं, इधर 6 हैं, इधर 7 हैं, और इधर भी 6 हैं और इधर भी 7 हैं, क्योंकि ये टूटा तो वहीं से है। ठीक है। अगली बात क्या हो रही है? अगली बात हो रही है वैलेंसी की। अब वैलेंसी समझिए। अगली बात ये हो रही है कि अगर आप ग्रुप उठा रहे हो तो हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स है, जैसे ये लंबा लंबा ग्रुप उठाया हमने वर्टिकल, तो ग्रुप उठाया तो ग्रुप में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हर एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या सिमिलर होगी। मतलब जैसे अगर मैं कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन देखूं तो 4 है, सिमिलरली सिलिकॉन के भी 4 ही होगी, जर्मेनियम के भी 4 ही होगी। ठीक है। अगर मैं इधर देख लूं तो सबके 1 1 होगी, सबकी 2 2 होगी। अब जैसे फर्स्ट डे वाला ले रहे हो, फर्स्ट डे वाले में सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन, सेकेंड डे वाले में 2 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड डे वाले में 3 3 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ डे वाले में 4 4 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ डे वाले में 5 5 इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ डे वाले में 6 6 इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ डे वाले में 7 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूं। जैसे लिथियम लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका 2,1। सोडियम लिया 11 होता है तो 2 8 8 2 8 1 2 8 1। 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाया होगा। पोटेशियम लिया 2 8 8 1। देखो सब में 1 1 आ रहा है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे जितने होते हैं। ठीक है, सिमिलर रहेंगे यहाँ पर मामला। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड डे का कोई एलिमेंट उठाता हूँ, जैसे बोरान उठा लेता हूँ, फिर एल्युमिनियम उठा लेता हूँ, तो बोरान का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बोरान का एटॉमिक नंबर 5, तो 5 का अगर आप क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,3। और एल्युमिनियम में कितना है बेटा 13, एल्युमिनियम का 13 होता है तो 2 8 3। लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3। अरे जितना चाहो देख सकते हो, सारे एग्जाम्पल्स आपको सिमिलर ही मिलेंगे। जितना आपकी इच्छा हो, चाहे जो ग्रुप उठा के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर डालिए, जो अरेंज किए गए हैं वो सिमिलर ही हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि पीरियोडिक टेबल को कितने बढ़िया तरीके से अरेंज करके रखा है। पहले आप जब स्कूल जाते थे तो आपको वो पम्पलेट वगैरह किसी कोचिंग का मिलता था, तो उसमें पीरियोडिक टेबल छपी रहती थी, तो यार हम लोग बड़ा मतलब बेचैनी से बैग में रख लेते थे, चलो यार काम आएगा, ये एलिमेंट्स इसमें छपे हैं पूरे केमिस्ट्री के सारे एलिमेंट। उस समय तक यही लगता था कि केमिस्ट्री में जितने एलिमेंट हैं सबकी ये एक लिस्ट है कैलेंडर टाइप का। लेकिन जब इस चैप्टर को आपने पढ़ा, फील किया, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा यार कितने बेहतरीन तरीके से अरेंज किया गया है इसको। मतलब कि साइंटिस्टों ने क्या ही दिमाग लगाया है। ठीक है। और अब आते हैं आगे। अब अगली बात है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ये कहती है एक्चुअल में बेटा कि आप जो ग्रुप लेते हो या आप जो एलिमेंट्स लेते हो एक्चुअल में, तो वो पीरियोडिक टेबल में वेरिएट्स करती हैं, यानी बदलती रहती हैं। तो किस तरीके से बदलती हैं उसको कहते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, वेरिएट विद ग्रुप एंड पीरियड। तो पीरियड में कैसे बदलती हैं और ग्रुप में कैसे बदलती हैं इसकी बात हम लोग करेंगे। जैसे सबसे पहली बात है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपने देखा उसमें क्या होगा कि अगर आप पीरियड में बढ़ोगे,
पीरियड का मतलब हॉरिजॉन्टल, पीरियड, अब याद रखिएगा, पीरियड में बढ़ने का मतलब हॉरिजॉन्टल बढ़ेंगे और लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, ठीक है। ग्रुप में बढ़ने का मतलब है, ग्रुप में बढ़ने का मतलब है कि ऊपर से नीचे यानी अप टू डाउन चलेंगे, अप टू डाउन चलेंगे, ठीक। तो सिमिलरली जरा ध्यान दीजिएगा, यदि आप इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड द नंबर ऑफ शेल इज द सेम। अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल तो सिमिलर रहेगा, भैया किसी में 3 शेल है तो 3 ही रहेगा, शेल में कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में डिफरेंस आएगा, 1 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जैसे लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन था तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो 1 इलेक्ट्रॉन था, बेरिलियम में 2 है, बोरॉन में 3 है, कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6 है, फ्लोरीन में 7 है, नियॉन में 8 है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भैया 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। वैलेंसी की बात करेंगे अगर, तो वैलेंसी जो होती है वो लिथियम की 1 होती है, यहाँ 1, ठीक है, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की फिर 3 हो जाती, क्योंकि भैया इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इसमें 2, इसकी 1 और इसकी 0। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा तो इसकी वैलेंसी 2। तो वैलेंसी पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक घटती है। क्लियर सॉरी, क्लियर है या नहीं बेटा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में बढ़ने पर बढ़ती है, वैलेंसी 1 से लेके 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से लेके 0 तक डिक्रीज करती है, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी बेटा? सिमिलर रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स की संख्या क्या होंगी? नंबर ऑफ शेल्स की संख्या इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। अरे देखो ना यार, पहले अगर आप बात करते हो हाइड्रोजन की तो इसमें नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 1 है। लिथियम की बात करोगे तो 2 हो जाएगा, सोडियम की बात करोगे तो 3 हो जाएगा, पोटेशियम की बात करोगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो सिमिलर है, 1 1 सब में है, ठीक है। समझ गया कि नहीं बेटा? तो इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो वैलेंसी की बात मैंने आपको बता ही दी, वैलेंसी सेम है रहेगी, तो इस आगे बढ़ लो। दूसरा है एटॉमिक, तीसरा है एटॉमिक साइज। अब बेटा एटॉमिक साइज क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस होता है उससे सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एटॉमिक साइज कहा जाता है। तो यार एक सिंपल सी बात है कि जिसके पास जितने नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे उसका एटॉमिक साइज उतना ज़्यादा होगा। तो अगर आप ऊपर से लेकर के नीचे आते हो यानी टॉप से लेके बॉटम पे आते हो तो नंबर ऑफ शेल की संख्या तो बढ़ेगी ना, नंबर ऑफ शेल्स की संख्या क्या होगी? इंक्रीज करेगी, और नंबर ऑफ शेल्स की संख्या अगर इंक्रीज कर रही है बेटा तो इसका मतलब एटॉमिक साइज भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। एटॉमिक साइज भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। यानी टॉप से बॉटम में आने पर, टॉप से बॉटम आने पर एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर है? उसके बाद अगर आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हो तो लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर क्या नुकसान है? देखो अगर मैं मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं सेकंड वाले का, लिथियम का, मतलब सेकंड रो का। तो लिथियम के पास नंबर ऑफ शेल 2 ही है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यार ये बताओ कि यहाँ ये न्यूक्लियस है, यहाँ उतने ही प्रोटॉन है और आउटर मोस्ट में उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा?
और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है अगर, तो बेटा इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। अरे यार, न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, और ऑर्बिट में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा निगेटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव जितना निगेटिव उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स, और उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करने वाला है। तो इस वजह से डिक्रीमेंट होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो एटॉमिक साइज क्या होती है, घटती है लेफ्ट टू राइट जाने पर, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज घट जाएगी, टॉप से बॉटम आने पर एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? क्लियर है। देखो ऐसे देख लो, समझो, यहाँ पे लिथियम सबसे बड़ा है, सॉरी लिथियम सबसे बड़ा कह रहा हूँ, लिथियम बड़ा है। उससे बड़ा कौन है, सोडियम। उससे बड़ा कौन है, पोटेशियम। उससे बड़ा कौन है, रुबिडियम। उससे बड़ा कौन है, सीजियम। क्लियर है? ऐसे बढ़ने पे देखो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी। फिर इधर भागने पर क्या होगा, बेरिलियम लिथियम से छोटा होगा, बोरान उससे छोटा होगा, कार्बन उससे छोटा, नाइट्रोजन उससे छोटा, ऑक्सीजन उससे छोटा, फ्लोरीन उससे छोटा, नियॉन सबसे छोटा। नियॉन भाई साहब सबसे छोटे। ठीक है, नीचे आएंगे सोडियम बड़ा, फिर उसके बाद जितने हैं सब छोटे 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 होते चले जाएंगे। अगर नियॉन की अपेक्षा ऑर्गन की देखोगे तो ऑर्गन बड़ा होगा यार। फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन को देखोगे तो बड़ा होगा, क्योंकि भैया आप शेल चेंज हो जा रहा है ना, इसकी साइज बढ़ जा रही है। तो इधर भागोगे तो डिक्रीज करेगा, इधर भागोगे तो इंक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है। अगला है मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा कि किसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, अभी पीरियोडिक टेबल आपने देखा, ये सेकंड जो दो ग्रुप थे वो प्योर मेटल थे। इधर वाले जो इतने ग्रुप हैं वो सब क्या हैं, नॉन मेटल हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने पर यानी पीरियड में मूव करने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, कम हो जाएगी। तभी तो भैया मेटल से नॉन मेटल की तरफ आप जा रहे हो। तो आप किधर जा रहे हो, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस कब, लेफ्ट से राइट जाने पर। और टॉप से बॉटम आने पर क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। टॉप से बॉटम आने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। क्यों? अब अगर आप इसमें बात करेंगे तो देखो, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। तो कार्बन नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन मेटलॉयड होता है, जर्मेनियम मेटलॉयड होता है, टिन और लेड ये मेटल्स हो जाते हैं। देख रहे हो? तो ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। अगली बात, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, ये उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा यार। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट जाने पर, और ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करेगी। सिंपल सी बात है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ना था आपको। अब मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि पीरियोडिक टेबल जो आपने अभी मॉडर्न वाली देखी है, इसको लर्न करना होता है। और आपने में से कई लोगों ने लर्न भी किया होगा, रेगुलर क्लास में आपको टीचर ने स्लोगन वोगन बता करके इसको लर्न करा दिया होगा। तो सिंपल सा आपको कितना नीड है लर्न करने का, अगर आप बात करें तो 30 एलिमेंट आपको ऐसे लर्न करना होता है, सिमिलरली इस तरीके से। जैसे मैं आपको अगर देखूं, अगर आपको नजरे नजरे डालकर बोलूं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑर्गन। ठीक है, इस तरीके से आपको 30 तक याद रखना है। ऐसे आपको क्या रखना है, 30 तक याद रखना। और लंबा लंबा में आपको ये दो ब्लॉक यानी फर्स्ट ए और सेकेंड ए, यानी ए वाले, यानी ए सब ग्रुप आपको याद रखना है। ए सब ग्रुप आप याद कैसे रखोगे, स्लोगन होगा। जैसे हलीना का रवि कब से फरार, हलीना का रवि कब से फरार। हा में से हाइड्रोजन, ला से लिथियम, ना से सोडियम, का मतलब पोटेशियम, रवि का मतलब रुबिडियम, कब से का मतलब सीजियम, फरार का मतलब फ्रेंशियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, इधर आ जाओ। बैल गए इंडियन ट्रॉली में, कसाई जी ने संत प्रभा को पीटा, नरेंद्र प्रसाद आंसू सुबह बहाए, OSC टीपो,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन, ये तो अपने आप याद हो जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये अपने आप याद हो जाता है। ये 3 ग्रुप, आपको स्लोगन की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, ये अपने आप 2-3 बार आप पढ़ोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। बाकी आज की क्लास में अब पीरियोडिक टेबल से ऐसा कुछ भी नहीं रह गया जो थ्योरी के बेसिस पे आपको एग्जाम में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं और ज़्यादा पढ़ा दूं। तो इतने पे ही आप इस चैप्टर को रोक देंगे और फर्दर आप मैराथन का वेट कीजिए जब मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा इस चैप्टर के। तो ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, गुड लक।